अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, 1947 के बाद बंगाल का जो सबसे अहम हिस्सा था वो तो पाकिस्तान के अंदर चला गया, जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं। ये जो कलेक्टिव ग्रेटर बंगाल था ना, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा यही था। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो रिमेनिंग बंगाल था ना, जो रिमेनिंग हिस्सा था बंगाल का, जो कि इंडिया के अंदर रह गया, जिसे आप वेस्ट बंगाल कहते हैं, ये हिस्सा जो था बंगाल का, ये फिर भी इंडिया के वन ऑफ द टॉप स्टेट्स में से था। शुरू के जो टॉप स्टेट है ना, उनमें से था। लेकिन फिर हुआ ये कि इंडिया की आज़ादी के फ़ौरन बाद ही साउथ इंडिया वालों की तरह ये जो ईस्ट इंडिया की रियासतें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाली रियासतें थी ना, ये पीछे होती चली गई हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, 47 में ये कहाँ थी और आज कहाँ है, ये देखेंगे ना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सरकारी मशीनरी में ज़्यादातर जब नॉर्थ इंडिया के लोग आते गए, एज अ रिज़ल्ट 1947 का बंगाल और आज का जो वेस्ट बंगाल है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1950s में हम आपको ये बता दें कि बंगाल इंडिया के जो सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट थी ना, केरला के बाद, उसमें से था। लेकिन आज ये हालत नहीं है। 1950s में और 1960s में इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई नहीं था। ये जानकर आपको हैरत होगी, जैसे आज इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहा जाता है ना, ये हालत हमेशा से नहीं रही। 1960s में, 50s में इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल वेस्ट बंगाल हुआ करता था। वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा एनडीपी जो था वो मुंबई से तब बेहतर हुआ करता था। लेकिन फिर गुजराती और मराठी बनियों और उनके फ्रंटमैन्स की सरकार में आने के बाद ये स्टेट्स आगे चलती गईं और वेस्ट बंगाल नीचे होता गया। क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि उसकी पॉलिटिक्स हमेशा से बाकी के इंडिया से अलग रही है, इसीलिए वहाँ पर ग्राउंड खाली मिला है। हमेशा सेंट्रल में जो एंटी वेस्ट बंगाल फोर्सेस रही हैं, जिनकी वेस्ट बंगाल की सियासी पार्टियों के साथ हमेशा खटपट रही है, वो हमेशा हुकूमत में रही हैं शुरू से लेके। 2020 में भी वेस्ट बंगाल का जो ग्रोथ रेट था ना, ये बाकी के इंडिया के ग्रोथ रेट से कम था। ये इंपॉर्टेंट बात है। 2020 में भी वेस्ट बंगाल का ग्रोथ रेट उतना नहीं था जितना बाकी का इंडिया का था। और इंडिया का कलेक्टिव जो ग्रोथ रेट था, उसमें भी सिर्फ मखसूस स्टेट्स ऐसी थी जिनका ग्रोथ रेट हाई था, बाकी सारी स्टेट्स का हाई नहीं था। और नॉर्थ की जो चंद स्टेट्स हैं ना, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट फ़ायदा उठाते रहे हैं। बाकी मुल्क, ख़ास तौर पर वेस्ट बंगाल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना बेचारे, इनके साथ सोतेली माँ वाला सलूक किया जाता रहा है। अब ये मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। सिस्टमेटिकली वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री को किल किया गया है। सबसे पहले किसी भी एरिया या किसी भी स्टेट की जो इकोनॉमी होती है, उसके 3 फैक्टर्स होते हैं: इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज। अब इसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री को किल किया जा रहा है शुरू से लेके, जब से वेस्ट बंगाल इंडिया में आया 47 से लेके आज तक, उसको सिस्टमेटिकली किल किया जा रहा है। और उसकी जगह पर गुजरात और मुंबई की इंडस्ट्रीज़ को ऊपर लाया जा रहा है। कैसे? 1955 में इंडिया की 24% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो थी ना, और 27% इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, वो वेस्ट बंगाल से आती थी। याद रहे, 24% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और 27% इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट पूरे इंडिया की जो थी वो वेस्ट बंगाल में थी 1955 में। लेकिन 2007 आते आते इंडिया की वो जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थी, जो कि 24% वेस्ट बंगाल से थी, वो कम होते होते उसका शेयर 4% पे आ गया, 3.9% टू बी एग्जैक्ट। अब आप देखेंगे 55 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 24% पे थी, वो कैसे 4% पे आ गई। ये फिगर्स हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। ये सिस्टमेटिकली इंडस्ट्री को किल कर रहा नहीं है तो फिर क्या है? 1955 में वो जो वेस्ट बंगाल की इंडिया के टोटल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का वेस्ट बंगाल 27% देता था। फिर 2007 आते आते ये 27% से गिर के 5% कैसे हो गया? वेस्ट बंगाल इंडिया की टोटल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का 5% देने लग गया, जबकि 55 में 27% देता था, 27%। तो ये क्या हो गया? ये किधर गया सारा का सारा वेस्ट बंगाल का शेयर? कौन ले गया? नॉर्थ वाले ले गए। नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं ना, वो ले गई, उनको दिलवाया गया जानबूझ के। नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ना, ये सरकारी सरपरस्ती में, एज वी सेड के इनका हमेशा से सरकार में, सेंटर की सरकार में इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल वालों का इंडिया के सेंटर की सरकार में कभी भी इतना हिस्सा नहीं रहा। अभी भी अगर आप देखें तो वहाँ ममता बनर्जी है तो उधर बीजेपी सेंटर में, और नॉर्थ वाले ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, वेस्ट बंगाल वाले ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ममता बनर्जी को। तो वेस्ट बंगाल एक तरह से कट ऑफ है बिल्कुल। तो ये वो फैक्टर है जिस वजह से नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़ा फ़ायदा उठाया और वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री को किल किया गया है।
क्योंकि इस सारे अरसे में देखें वेस्ट बंगाल नीचे जाता रहा और ऊपर कौन होता गया, कौन सी स्टेट, मुंबई ऊपर होती गई। आप कहानी बाकी की खुद समझ सकते हैं। 1960s में मुंबई और वेस्ट बंगाल की इकोनॉमीज़ में इंडस्ट्री का शेयर कितना था। अभी थोड़ी देर हमने आपको पहले बताया कि किसी भी एरिया की इकोनॉमी चेक करने के लिए 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज। तो 1960s में जब मुंबई और वेस्ट बंगाल की इकोनॉमीज़ में इंडस्ट्री का शेयर एक जितना था तकरीबन, यानी कि 20%। इन दोनों स्टेट्स की जो इकोनॉमी थी उसमें इंडस्ट्री 20% हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद जो ही नॉर्थ इंडिया का असर इंडिया की सियासत में बढ़ा है, उनके लोग ज़्यादा आने लगे हैं, मुंबई की इकोनॉमी में इंडस्ट्री का शेयर बढ़ गया, वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी में इंडस्ट्री का शेयर गिर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है पॉलिटिकली जिसका वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी पर इतना असर पड़ा है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर हमेशा से, थोड़ी देर पहले हमने बात की कि हमेशा से राइट विंग की पार्टियां असर रखती आई हैं वहाँ पर, हमेशा से। अभी भी देखें अगर आप आज की सिनारियो में बीजेपी आरएसएस का सबसे बड़ा असर कहाँ मिलता है आपको, साउथ इंडिया में भी नहीं है उनका असर, ईस्ट इंडिया में भी नहीं है, केरला में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, इनका असर नहीं है वहाँ पर। इनका असर 7 सिस्टर स्टेट्स में और वेस्ट बंगाल में नहीं है। इनका असर हमेशा कहाँ रहा है, नॉर्थ में रहा है, नॉर्थ में हमेशा। तो सेंटर में जब नॉर्थ वाले आते हैं ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो नॉर्थ के हैं वो फ़ायदा उठाते रहे हैं और उन्होंने पूरा का पूरा इंडस्ट्री को ड्रेन किया है वेस्ट बंगाल से टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि ये तो इंडस्ट्रियलिस्टों का खेल है सारे, इसमें गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा एक्ट है जिस वजह से हम कह सकेंगे गवर्नमेंट ने भी रोल प्ले किया। असल में गवर्नमेंट की सरपरस्ती में वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री को किल किया गया। ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 1956 में इंडियन सरकार ने फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या किया कि पूरे इंडिया के रेलवे के फ्रेट को सेम कर दिया, किराया सेम है पूरे इंडिया में। मिसाल के तौर पर तब कोल और आयरन और ये जो मिनरल्स हुआ करते थे ये बड़ा जरिया हुआ करते थे, ख़ासतौर पर कोल पर इंडस्ट्री चलती थी एनर्जी के लिए। तो उन्होंने क्या लॉ पास किया कि वेस्ट बंगाल को कोल सस्ता मिलता था, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको कोल सस्ता इसलिए मिलता था क्योंकि वेस्ट बंगाल में और उसके आसपास वाली जो रियासत है उड़ीसा और बिहार, यहाँ पर ये मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे उस वक्त। तो इस पॉलिसी के तहत क्या हो गया कि अगर कोई बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से कोयला लेकर जा रहा है, आयरन लेकर जा रहा है, मिनरल्स लेकर जा रहा है टुवर्ड्स मुंबई एंड गुजरात, उसको उतना ही किराया भरना पड़ेगा जितना बिहार से वेस्ट बंगाल आने वाली ट्रेन को भरना पड़ेगा। तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बाकी के, उन्होंने भी सोचा कि यार अगर एक ही किराया भरना है, फ्राइट तो सेम है। पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने किराया बचाने की खातिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो सारे भाग गए उधर, मुंबई शिफ्ट हो गए, जो कि पहले कॉस्ट बचाने के चक्कर में आते। इस पॉलिसी ने बिहार को बहुत ज़्यादा हिट किया, बिहार और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को बहुत ज़्यादा हिट कर दिया और उसकी जो गिरावट थी इंडस्ट्री की वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई इन स्टेट्स में। अब देखा जाए तो ये बहुत ही अनफेयर और बायस्ड किस्म का मूव था इंडियन सरकार की जानिब से, जिसका एक ही मकसद था कि वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इंडस्ट्रीज़ को वहाँ से हटा के मुंबई और गुजरात लाया जाए, नॉर्थ इंडिया। अब इसमें कई तरह के एक्सक्यूज़ेस दिए जा सकते हैं, मसलन ये कि ये सब डेलिबरेटली नहीं किया गया, पॉलिसीज़ इस तरह उस इंटेंशन से नहीं बनाई गई थी कि वेस्ट बंगाल डाउन हो और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स फलें फूलें, जो भी है। लेकिन ईस्ट इंडियन स्टेट्स को इन चीज़ों से बड़ा हिट किया गया और आज तक वो संभल नहीं पाए। उनका आज वो स्टेटस नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। 47 में जब वो इंडिया में आए थे उस वक्त जो उनका स्टेटस था और आज जो स्टेटस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेस्ट बंगाल एक अमीर स्टेट के रूप में इंडिया के अंदर शामिल हुआ था, लेकिन आज वो इंडिया का सबसे अमीर स्टेट है ही नहीं और आज उसका जो हालत है वो काबिले रहम है। बल्कि कई बार तो ममता बनर्जी इल्ज़ाम लगा चुकी हैं कि सेंटर वाले डेलिबरेटली वेस्ट बंगाल का फ़ंड भी रोक लेते हैं, उसकी डेवलपमेंट का फ़ंड भी कई बार रोक लेते हैं। ममता बनर्जी की स्पीचेस सुने, वो आपको सारा कच्चा चिट्ठा खोल के देती हैं, वो रख रखाव नहीं करती हैं, वो जो बात है सीधा बोल देती हैं कि ये हमारे साथ सेंटर वाले कर रहे हैं, ये हमारे साथ हो रहा है। इसीलिए वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ के लोकल्स ये सोचते हैं कि अगर वेस्ट बंगाल इंडिया की बजाय बांग्लादेश के साथ होता तो शायद उसकी सिचुएशन, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो बहुत बेहतर होती एज़ कम्पेयर टू टुडे। क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने इतने सालों से जो बनाया हुआ था इंडिया में शामिल होने से पहले, वो इन्होंने 50 साल के अंदर ही उससे सारा कुछ छीन लिया और उसकी जो 24% उसकी इंडिया की टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थी, 24% 55 में, वो नीचे आगे 4% पे उन्होंने कर दी। इतना इस हद तक वहाँ की इंडस्ट्री गिर चुकी है।